हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीरिया। आज मैं आपके सामने चार स्टॉक्स लेके आया हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से करेक्ट हो रहा है और मार्केट अब अपने बॉटम के आसपास पहुंच चुका है। तो मैं समझता हूँ कि अभी 100-200 पॉइंट निफ्टी में और डाउन साइड हो सकता है, यानी कि 100 to 200 पॉइंट्स कैन बी अ डाउन साइड मोर इन निफ्टी। आफ्टर दैट आई एक्सपेक्ट दैट निफ्टी विल रैली फॉर श्योर। तो in that context, I want you guys to just keep your watch list ready। अपना वॉच लिस्ट तैयार रखें आप, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है जिसमें हम काफ़ी स्टॉक्स को रैली करते हुए देखेंगे। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो स्टॉक का नाम है कामत होटल। तो आइए कामत होटल के इस चार्ट को एनालाइज करते हैं। इस स्टॉक के अलावा मेरे पास तीन और स्टॉक्स है जो हम एनालाइज करेंगे, और तीनों बल्कि चारों स्टॉक्स जो है काफी अच्छी लेवल्स पर है। तो ये वीडियो आप जरूर अंत तक देखिए, एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कामत होटल की। तो कामत होटल में क्या हो रहा है आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एम ब्लू में हाईलाइटेड है। सो दिस इज अ मंथली चार्ट। कामत होटल का आईपीओ 9 रुपीज 30 पैसे पे आया था, और उसके बाद ये स्टॉक करीब करीब 32 रुपीज तक ऊपर गया था। यानी कि इसने विद इन 4 और 5 मंथ्स इसने करीब करीब 400% के रिटर्न्स दिए थे। 9 रुपीज पे लिस्ट हुआ था और इसका हाई कितना बना था? दैट वाज अराउंड 33.90। सो क्लियरली 400% रिटर्न इस स्टॉक ने दिए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ जबरदस्त सेलिंग आई और स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया। नीचे कितना आया? इट केम डाउन टू 6.15। अगेन इट वेंट बिलो इट्स आईपीओ प्राइस। इसका आईपीओ प्राइस 9 रुपीज था और ये 6 रुपीज से पहुंच गया। लेकिन 6 रुपीज पे जाने के बाद अगर आप देखें इस स्टॉक ने क्या जबरदस्त रैली दिखाई। ये स्टॉक करीब करीब 4564% ऊपर चला गया। और आप देखें ये रैली बहुत ही जबरदस्त थी। इट्स टिपिकल ब्रेकआउट। तो ये जो हाई इसने बनाया, जो हाई था 300 रुपीज का, ये इसका 52 वीक हाई उस टाइम पे था। प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू हो गई। और ये कंसोलिडेशन जो थी, ये कंसोलिडेशन अगर आप देखें यहाँ पर, इट्स इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल, a descending triangle. Descending triangle on a monthly time frame is considered quite bearish. Let me tell you that. ये चीज आप दिमाग में रखें कि डिसेंडिंग ट्रायंगल on a monthly time frame or a weekly time frame is considered bearish. On a daily time frame, it can be bearish or it can be bullish. It depends on the context, किस context में हम उसको देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जहां पर मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मैं आप डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। तो खैर यहाँ पर आपने देखा कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल था, और यहाँ पर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक फॉल्स ब्रेकआउट था जो ऊपर की तरफ मिला, प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया, वापस ट्रायंगल के अंदर चला गया और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया। और ये ब्रेकडाउन कौन सा था, इसको पहचानने की कोशिश करें आप। जी हाँ, ये वही फेमस कैंडल है, कोरोना कैंडल, जो जिसकी वजह से ये जो बेस थी, जो कि यहाँ पर बनी थी, उसके बाद यहाँ पर ये बेस बनी, लेकिन यहाँ पर ये बेस टूट गई और प्राइस नीचे चला गया। लेकिन उसके बाद प्राइस ने एक जबरदस्त रिकवरी दिखाई और प्राइस ऊपर वापस आ गया। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टॉक आफ्टर कोरोना कितना ऊपर जा चुका है। वो जानने के लिए हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, जहां हम और क्लियरली इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये देखें, these are the lows as far as कोरोना इज कंसर्न। तो यहां से ये स्टॉक कितना नीचे गया है वो समझने की कोशिश करते हैं, कितना ऊपर गया है। तो ये देखें, यहां से स्टॉक ने करीब करीब 400% का अपसाइड दिखाया। तो अब सवाल ये उठता है कि मैं ये स्टॉक आपके सामने क्यों लेकर आया हूं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो आइए अब इस स्टॉक के हम डेली चार्ट पे चलते हैं, जहां पर हम इसकी लेटेस्ट प्राइस एक्शन समझेंगे और एट द सेम टाइम हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक मैंने क्यों पिक किया है। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी ऐड कर दूं, तो यहाँ पर आप देखें क्लियरली ये स्टॉक जो है ये एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल के अंदर घूम रहा है। तो यहाँ पर इसका हाई बना था, हाई बनने के बाद प्राइस इस सपोर्ट पे बार बार आ रहा था और यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा था। फाइनली इस रेजिस्टेंस को इसने फिर से यहाँ पर एक बार टच किया, वापस नीचे गया, और यहाँ पर अगर आप देखें प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया हाई वॉल्यूम पे, और अब जो वापस प्राइस नीचे आ रहा है उसमें वॉल्यूम काफी कम है, यानी कि सेलिंग जो यहाँ पर हो रही है वो काफी कम सेलिंग हो रही है। तो क्लियरली यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक बहुत अच्छा अपसाइड दे सकता है यहाँ पर। लेकिन इस स्टॉक को आपको बाय कब करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। इस स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हैं
तो आपको ये स्टॉक बाय करना होगा व्हेन द प्राइस गोज अबव 61 लेवल्स। 61 के ऊपर आपको ये स्टॉक बाय करना है। अभी करंटली ये स्टॉक बाय करने की हालत में नहीं है। 61 में ऐसा होगा कि स्टॉक मार्केट भी रिकवर करेगा, एट द सेम टाइम ये भी अपनी एक स्ट्रेंथ रिगेन करेगा। और हम स्ट्रेंथ को बाय करते हैं। वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ मिनिमम प्राइस, वी आर लुकिंग फॉर द राइट प्राइस। आप कम प्राइस पे स्टॉक को बाय करने की कोशिश मत कीजिए, आप सही वक्त पे राइट प्राइस पे उसको बाय करने की कोशिश करें। तो इस स्टॉक का जो राइट प्राइस है दैट इज अराउंड 62 रुपीज। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को बाय करें। तो ट्विटर पे मेरे एक दोस्त ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि भाई यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है और आपने इसको एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में दिखाया। अब हमें ये कैसे पता चले कि भाई एक्सपैंडिंग ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्ट्रक्चर को समझना ज्यादा आसान है या ज्यादा सही है, या फिर इसको एज ए हेड एंड शोल्डर, जैसा कि आप देखें यहाँ एक शोल्डर है, फिर एक हेड है, फिर एक और शोल्डर यहाँ पर है, तो हम इसको एज ए हेड एंड शोल्डर समझे या एज ए एक्सपैंडिंग ट्रायंगल समझे। तो दोस्तों इट डज नॉट मैटर कि आप एक प्राइस स्ट्रक्चर को कैसे समझ रहे हैं। आप एक प्राइस स्ट्रक्चर को हेड एंड शोल्डर से भी समझ सकते हैं, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल से भी समझ सकते हैं, या फिर किसी और प्राइस स्ट्रक्चर से भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये जो रेजिस्टेंस थी, जो इसका 52 वीक हाई था 57.85 लेवल पे, तो ये रेजिस्टेंस जो थी यहाँ पर प्राइस हिट हुआ, नीचे चला गया, कंसोलिडेट किया, वापस इधर दूसरी बार आया, फिर से नीचे चला गया और तीसरी बार इसने इस पे ब्रेकआउट दिया। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये नेकलाइन टूट चुकी है। तो इट डज नॉट मैटर कि आप एक्सपैंडिंग ट्रायंगल से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप इसको एज अ हेड एंड शोल्डर समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट अ नेकलाइन हैज बीन ब्रोकन एट हाई वॉल्यूम्स, और अब आप वापस प्राइस जो है वापस इसको रिटेस्ट कर रहा है। So that is more important. It does not matter whether it's a expanding triangle or it's a head and shoulder. So guys, you have to understand the spirit of the chart. You don't have to focus on those patterns कि ये पैटर्न है वो पैटर्न है। आप किसी भी पैटर्न से प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन करें, आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहां पर है और आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहां पर है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अब सवाल ये उठता है कि मैंने कामत होटल को क्यों चुना है? मैंने कामत होटल को इसलिए चुना है क्योंकि कोरोना की वजह से जो होटल इंडस्ट्री थी वो काफी डाउन हो चुकी थी, इनके प्रॉफिट्स काफी गिर गए थे। और अब अगर आप देखिए जो होटल इंडस्ट्रीज है, होटल कम स्टॉक्स जो है सॉरी, वो इस क्वार्टर पे काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और उन रिजल्ट्स मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है जो आने वाला है ऑन 18th ऑफ नवंबर, मैं समझता हूँ कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा और यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त अपसाइड मिल सकता है। हालांकि मैंने कंजर्वेटिव बेसिस पे कहा था कि ये स्टॉक सिर्फ 100% का अपसाइड दिखाएगा। मैंने ट्विटर पे अपडेट दिया था कि दिल बी अपसाइड ऑफ ओनली 100%, बट मैं समझता हूं कि ये स्टॉक यहां से 200% का अपसाइड दिखा सकता है अगर इस बार इसके रिजल्ट्स अच्छे हुए तो। अब रिजल्ट्स अच्छे कब होंगे? रिजल्ट्स अच्छे तब होंगे जब ये स्टॉक अपने 62 लेवल्स को क्रॉस करेगा। अगर इसने 62 लेवल्स को क्रॉस किया तो समझ लीजिए इसमें इतनी ताकत आ चुकी है और रिजल्ट्स अच्छे हैं और ये और ऊपर जाने की तैयारी में है। लेकिन अगर ये 62 लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया तो समझिए कि इसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि ये वो 200% के रिटर्न्स आपको दे सके। तो आपको इसके रिजल्ट्स के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा पहला स्टॉक कामत होटल। तो आइए अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज। तो जैसा कि आप देख लें कि यहाँ पर मंथली चार्ट खुला हुआ है, एम से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो आइए इस स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। कितना जबरदस्त स्टॉक है ये आपको अंदाजा तब हो जाएगा जब हम इस चार्ट को समझेंगे। तो स्टॉक कितने रुपीस पे लिस्ट हुआ था? स्टॉक वॉज लिस्टेड एट 9 रुपीज 40 पैसे। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, इट वेंट अप टू 22 रुपीज, यानी कि इसने करीब करीब 200% के रिटर्न्स दिए, वापस नीचे आया एट 4 रुपीज। फिर उसके बाद फिर से इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया यहाँ पर। ये देखिए पहली बार से इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर टेस्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ पर टेस्ट किया और थर्ड टाइम इसने इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पर बाद में ब्रेकआउट दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस रेजिस्टेंस की लेवल को समझना बहुत जरूरी है। वो रेजिस्टेंस कहां पर थी? दैट वाज एट अराउंड 27 रुपीज 20 पैसा। सो 3 टाइम्स दिस रेजिस्टेंस वाज हिट एंड ऑन द थर्ड टाइम इट ब्रोक दिस रेजिस्टेंस एंड प्राइस वेंट अप। अब सवाल ये उठता है कि प्राइस कितना ऊपर गया इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद? आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस यहां से करीब करीब 1500% ऊपर चला गया, ह्यूज रिटर्न ऑफ 1500% जो इस स्टॉक ने दिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर मैं कह सकता हूं एक डाउनवर्ड चैनल में था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक
डिसेंडिंग ट्रायंगल था यहाँ पर, ये देखिए आप, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन करूं और यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, तो क्लियरली यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, और डिसेंडिंग एक्सपेंडिंग ट्रायंगल कह सकते हैं आप। वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही थी और फाइनली इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। अब हमें ये समझना है कि ये स्टॉक मैं क्यों आपके सामने लेके आया हूं। अगर हम ये देखें कि 27.20 लेवल से इसने टोटल कितना अपसाइड दिया है, तो वो अपसाइड हमें पता चलेगा ऐसे। सो टोटल अपसाइड जो इसने अभी तक दिया है दैट्स अराउंड 2786%। इसमें मैं ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। मैं यहाँ पे डब्ल्यू दबाता हूँ। डब्ल्यू का मतलब ये होगा कि आप हर कैंडल, जो भी कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो एक वीकली कैंडल है। तो दोस्तों ये था वो एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, एक्सपैंडिंग डाउनवर्ड ट्रायंगल, जो जहां पे बार बार 430 लेवल्स में रेजिस्टेंस मिलती जा रही थी। प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, नीचे आ गया, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, नीचे आ गया, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, नीचे आ गया, और सपोर्ट कहां पर मिल रहा था? सपोर्ट बार बार इन लेवल्स पे मिल रहा था। उसके बाद यहां पर आप देखिए कैसा ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर चला गया, हल्का सा रिटेस्ट किया, और उसके बाद प्राइस ने एक जबरदस्त मूव ऊपर की तरफ दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ब्रेकआउट यहां पर आया, ब्रेकडाउन जो यहां पर आया, ये कौन सा ब्रेकडाउन था? जी हाँ, ये वही कोरोना कैंडल थे जिसने इस स्टॉक को इन लेवल्स तक नीचे ले गए, और उसके बाद से ये स्टॉक सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो अब अगर हम ये देखना चाहिए कि पोस्ट कोरोना इस स्टॉक ने कितना अपसाइड दिया है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पोस्ट कोरोना कितना अपसाइड इस स्टॉक ने दिया है, ये देखिए, ये रही वो आपकी कोरोना कैंडल, और यहां से स्टॉक करीब करीब 268% ऊपर जा चुका है। अब ये चार्ट मैं आपके सामने क्यों लेके आ रहा हूं, इसकी वजह ये है कि अब ये स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। कितना इंटरेस्टिंग हो चुका है, आइए डेली चार्ट पे चलते हैं, वहां हमें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। तो ये देखिए डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये देखें आप। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है। जो लोअर, जो इंक्लाइन लाइन आपको दिख रही है, ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर सपोर्ट है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस अंदर चला गया। यहाँ पर हिट किया इस रेजिस्टेंस को, वापस अंदर चला गया। फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला और प्राइस ऊपर निकल गया और सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद प्राइस वापस नीचे आया। लेकिन अगर आप देखें इस स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ को, अगर आप समझने की कोशिश करें, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ निफ्टी, तो मैं समझता हूं कि ये स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि अगर आप देखिए निफ्टी पिछले 10 दिनों से कितना नीचे गया है, लेकिन ये स्टॉक जो है अभी भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर टिका हुआ है। तो ये क्लियर इंडिकेशन हमें ये दे रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि निफ्टी के फॉल ने भी इस स्टॉक को नीचे जाने से रोका है। यानी कि इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये निफ्टी के नीचे जाने के बावजूद ये स्टॉक नीचे नहीं गया है, जो क्लियरली ये बताता है कि इस स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और आने वाले दिनों में ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। देखिए, मैं कोई प्रेडिक्शन वगैरह नहीं करता। ये मत आप सोचे कि जो मैं चार्ट्स आपके सामने ला रहा हूं उसमें मैं कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं आपको जो मैं चार्ट पे देख रहा हूं। स्टॉक मार्केट में कोई भी बंदा प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अगर कोई ये क्लेम करे कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि स्टॉक कहां जाएगा, तो या तो वो भगवान है या फिर झूठा है। और ना तो मैं भगवान हूं, ना ही मैं झूठा हूं। तो मेरी जो एनालिसिस है, मैं जो कुछ भी आपको कहता हूँ ऑन द बेस ऑफ चार्ट कहता हूँ। तो यहाँ क्लियरली एक स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, और दिस इज द रीजन वाई मैंने इसलिए ये स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ। अब सवाल उठता है कि हम स्टॉक में किस तरीके का अपसाइड, किस तरीके का टारगेट और किस तरीके का स्टॉप लॉस लगाएं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आपको 710 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो आपको 740, 730 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये स्टॉक यहां से एटलीस्ट 40 to 50% का अपसाइड दे सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक को आप डेफिनेटली, जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, और ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है, ये करीब करीब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि अराउंड 4 to 5 मंथ्स का ये असेंडिंग ट्रायंगल है, और इसमें बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें, और अगर ये स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर मैं कहूं आपसे कि इफ इट गिव्स अ क्लोज अबव 790 लेवल्स, only then you should enter into this stock, otherwise you should avoid this stock। कोई भी स्टॉक जो मैं आपको बताता हूं उसमें लेवल्स साथ देता हूं, तो आपको उन्हीं लेवल्स पे एंटर करना है।
ये नहीं कि आप आंख बंद करके एंटर करेंगे। और आपको इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखना है, मॉनिटर करना है, उनकी स्ट्रेंथ को समझना है। सिर्फ ये पैटर्न समझना, इससे काम पूरा नहीं होगा। आपको इन स्टॉक्स का जो स्पिरिट है, जो इनके अंदर के जो जज्बात हैं इन स्टॉक्स के, वो आपको समझने हैं। ठीक है, इनके इमोशंस आपको समझने हैं कि ये स्टॉक क्या कह रहा है आपसे। जैसा कि यहाँ पर ये स्टॉक क्लियरली हमें ये कह रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार। खैर, ये तो था दूसरा स्टॉक। आइए अब हम तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, यानी कि जो तीसरा स्टॉक हमारा है, वो है बल्गेरिया इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है वो मंथली चार्ट है, और हर एक कैंडल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो एक कैंडल जो है आपको एक महीने की प्राइस मूवमेंट बता रहा है। तो आइए इस स्टॉक की प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था सिर्फ 27 रुपीज पे, और उसके बाद इस स्टॉक ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। और अगर आप देखें तो ये स्टॉक 27 रुपीज के बाद कितना ऊपर गया, इट वेंट अप बाय अराउंड 600%। यानी कि 1 जनवरी 2016 को ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, और उसके बाद इसने सीधा सीधा, जिसने भी इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, ही गॉट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 700%। और उसके बाद इस स्टॉक में क्या हुआ, यहाँ ये हाई बनाने के बाद, वो हाई कहां पर था, वो हाई था आपका 233 रुपीज का हाई। और वो हाई बनाने के बाद प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में चला गया, और इस डाउनवर्ड चैनल में जो लास्ट डाउन मूव आया, वो डाउन मूव कब था, यहां पर अगर आप देखें, प्राइस इस चैनल को, इस डाउनवर्ड चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां पर सेलिंग आ गई और प्राइस नीचे चला गया। और ये कौन सी सेलिंग थी? जी हाँ, ये वही फेमस सेलिंग थी कोरोना कैंडल की। तो कोरोना की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक जबरदस्त एक नेगेटिव कैंडल, एक बुलिश बेरिश कैंडल बना। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, वो समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप देखिए स्टॉक कितना परसेंट ऊपर चला गया, अराउंड 300% स्टॉक ने अपसाइड दिया हुआ। तो काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम लाइफ टाइम रिटर्न्स देखिए स्टॉक के कितने हैं, तो लाइफ टाइम रिटर्न्स स्टॉक के करीब करीब 900, यानी कि अराउंड 1000% स्टॉक ने अभी तक रिटर्न्स दिए हैं सिंस इंसेप्शन, सिंस 2016। तो आप देखें, अगर आपने 2016 में स्टॉक लिया होता, आपके पास 1000% रिटर्न्स के अभी तक होते। तो खैर, अब हम इसके वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं, और वीकली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। ये वो चैनल है जो मैं आपको बता रहा था, डाउनवर्ड चैनल। ये डाउनवर्ड चैनल, यहाँ पर कोरोना फॉल आया, उसके बाद स्टॉक ने एक जबरदस्त अप मूव दिया। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक अपवर्ड चैनल बनी, और उस अपवर्ड चैनल ने स्टॉक को ऊपर की तरफ लिया। तो खैर, ये वीकली चार्ट है, इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है। अब हम डेली चार्ट की तरफ चलते हैं, जहां हमारी कर्म भूमि है, और जो एग्जैक्टली हमें ये बताएगा कि इस स्टॉक में अब क्या हो रहा है, और क्या हमें अब इस स्टॉक में एंटर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखें, अब आप एग्जैक्टली जो मिंडा इंडस्ट्रीज में हो रहा है, वो यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुई और प्राइस ऊपर चला गया। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर थी? रेजिस्टेंस वाज एट 280 रुपीज। और सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और फाइनली सपोर्ट अभी यहाँ पर भी मिल रहा है। अब आप देखें कि निफ्टी जो है वो काफी जबरदस्त तरीके से पिछले दिनों में नीचे गिरा है, लेकिन ये स्टॉक जो है ये भी उसके साथ नीचे गिरा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये स्टॉक भी उतना ही नीचे गिरा है जितना निफ्टी नीचे गिरी है, तो इसमें ऐसी खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि ये स्टॉक अभी भी इस रेजिस्टेंस के आसपास ही है। ये इस रेजिस्टेंस से ज्यादा नीचे नहीं गया है, यानी कि स्टॉक के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है। इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर मैनेज किया हुआ है अपने आप को, कुछ ज्यादा नीचे नहीं गया है। ये स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ये स्ट्रक्चर अभी तक इंटैक्ट है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि निफ्टी जो है वो नीचे गया। तो बगेरिया इंडस्ट्रीज आने वाले दिनों में एक अच्छा मुंह दे सकता है। अब सवाल उठता है कि आपको किन लेवल्स पे बगेरिया इंडस्ट्रीज में एंटर होना है। यू हैव टू एंटर अबाउट 290 लेवल्स। अगर 290 के ऊपर एक क्लोजिंग देता है, तब आपको स्टॉक के अंदर एंटर करना है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो करीब करीब एक एग्रेसिव ट्रेडर का स्टॉप लॉस 260 रुपीज पे होना चाहिए, और एक कंजर्वेटिव ट्रेडर का स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 240 रुपीज होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट 40 to 50% के रिटर्न्स बड़े आराम से दे सकता है। आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें, इसकी इमोशन समझे, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझे। सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे ध्यान मत दे कि ये स्ट्रक्चर ट्रायंगल है, ये हेड एंड शोल्डर है, उससे कुछ चीज सॉल्व नहीं होगी। आपको इस स्टॉक के दिमाग के अंदर, इस स्टॉक के स्ट्रक्चर को समझना होगा, तब जाके आप इस
अपना एक कन्विक्शन बढ़ाना होगा और वो कन्विक्शन बढ़ने के बाद ही आप इसमें सस्टेन कर पाएंगे। अगर इसमें कल को फॉल आता है, जब आपका कन्विक्शन हाई होगा तभी आप इसके अंदर रह पाएंगे। अगर आपके पास कन्विक्शन ही नहीं होगा तो आप इस स्टॉक में कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा फॉल आपको इसमें से बाहर कर देगा। तो सब आपके अंदर कन्विक्शन कब आएगा? जब आप इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, डेली देखेंगे स्ट्रक्चर को और समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक आपसे, इसका जो प्राइस है ये आपसे क्या कह रहा है। जब आप प्राइस से बात करेंगे तब आप इस स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट को, इसके स्ट्रक्चर को और इसकी इमोशंस को समझेंगे। तो दोस्तों ये था बगेरिया इंडस्ट्रीज, जो हमारा तीसरा स्टॉक था। आइए अब हम फोर्थ और लास्ट स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों जो लास्ट स्टॉक जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, उस स्टॉक का नाम है लॉयल टेक्सटाइल्स। तो लॉयल टेक्सटाइल जो था वो लिस्ट हुआ था एट 66 रुपीज। उसके बाद स्टॉक कितना ऊपर गया? इट वेंट अप टू 375 रुपीज। यानी कि इसने करीब करीब 500% रिटर्न्स दिए उन लोगों को जिन्होंने इसके आईपीओ में इन्वेस्ट किया था। लेकिन बाद में स्टॉक वापस नीचे आया और सिर्फ 41 रुपीज से पहुंचा। अब इस स्टॉक का प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक जो है एक चैनल के अंदर घूम रहा था। तो ये चैनल का सपोर्ट है, यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकडाउन मिला, वापस ऊपर गया, यहाँ पर एक अंडरशूट था, यहाँ पर फिर से इसने इसकी चैनल की सपोर्ट को टच किया और वापस प्राइस ऊपर चला गया। तो क्लियरली प्राइस एक चैनल में घूम रहा है। तो ये तो हुआ इस स्टॉक का मेजर स्ट्रक्चर। ये एक मंथली चार्ट है आपके सामने, हर एक कैंडल यहाँ पर आपको एक 1 मंथ की प्राइस मूवमेंट बता रहा है। अब मैं आपके सामने वीकली चार्ट खोलता हूँ, तो वीकली चार्ट पे हम थोड़ा और क्लोजली इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका जो लेटेस्ट मूव है वो किस तरीके का। अब जो स्टॉक है वो एक चैनल में ऊपर जा रहा है। ये देखिए एक अपवर्ड चैनल है। एक चैनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एक स्टॉक के अंदर। मैं चैनल काफी ज्यादा ट्रेड करता हूँ, चैनल मेरा फेवरेट पैटर्न है और चैनल को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो मैंने स्टॉक मार्केट में जो भी रिटर्न्स कमाए हैं उसका मैं कह सकता हूँ कि 70 to 80% जो मेरे रिटर्न्स हैं वो चैनल्स के थ्रू ही आए। सो चैनल इज द प्राइस स्ट्रक्चर विच आई अंडरस्टैंड द बेस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस चीज को मैं बेस्ट अंडरस्टैंड करूं आप भी उसको अंडरस्टैंड करें। आप अपना एक अलग स्ट्रक्चर ढूंढ सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। तो खैर यहाँ पर एक अपवर्ड चैनल बनी और प्राइस ने इस चैनल के थ्रू प्राइस ऊपर चला गया। खैर ये हमको भी यही दिख रहा है। लेकिन अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट पे अब सवाल ये उठता है कि मैं स्टॉक क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल के अंदर, और यहाँ पर एक 52 वीक हाई बना एट 868 रुपीज। यहाँ पर हाई बना, प्राइस नीचे गया, फिर से एक बार इस लेवल को टच किया, सस्टेन नहीं हो पाया, एग्रेसिव सेलिंग आई, प्राइस नीचे चला गया। और उसके बाद अगर आप देखिए जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन से मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाई है। तो इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने तोड़ा और प्राइस ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया हाई वॉल्यूम से ऊपर की तरफ। यानी कि ये भी एक बाय पॉइंट था यहाँ पर, क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस टूटी यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते थे। उसके बाद प्राइस जो है ऊपर चला गया, इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्राइस ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, फिर मैं आपके सामने ये स्टॉक लेके क्यों आया हूं। रीजन उसका ये है कि ये स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, प्राइस उतना ज्यादा नीचे नहीं गया है, ये स्ट्रक्चर अभी भी फेल नहीं हुआ है, प्राइस यहां ही पे कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप देखें कि पिछले 12 दिनों में निफ्टी ने किस तरीके का डाउन मूव नीचे की तरफ दिया, लेकिन ये स्टॉक अभी भी यहाँ पर मेंटेन अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किए हुए हैं। ये प्राइस नीचे नहीं जा रहा, बार बार नीचे जाता है, बार बार ऊपर चला जाता है। तो क्लियरली ये स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस स्टॉक के प्राइस ने पिछले 10 दिन के निफ्टी के फॉल को रेजिस्ट किया है और ये स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ जो स्टॉक की है वो बहुत जबरदस्त है। तो मैं समझता हूं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें स्टॉक में कब एंटर करना चाहिए। आपको स्टॉक के अंदर एंटर करना चाहिए अगर प्राइस 870 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग देता है और जब निफ्टी 100 to 200 पॉइंट्स बॉटम आउट हो जाए तब आप इस स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो रफली यू शुड एंटर एट अराउंड 870 रुपीज। नाउ इज द पॉइंट वेयर वुड यू पुट योर स्टॉप लॉस। Your stop loss should be at around 790 rupees if you are an aggressive trader. But the closing should be above 870, only then you have to enter. And for the conservative traders, your stop loss should be at around 704 rupees. I expect that this stock can give me a returns of at least 60 to 70%. Although on Twitter मैंने कहा है कि ये स्टॉक सिर्फ 30 या 40% रिटर्न दे सकता है, लेकिन वो बहुत कंजर्वेटिव व्यू था मेरा।
लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्टॉक यहां से कम शायद 100 प्लस रिटर्न्स भी दे सकता है, लेकिन 50 टू 60 टू 70% तो बड़े आराम से दे पाएगा। लेकिन आपको इस स्टॉक का स्टॉप लॉस बड़े दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक वर्ल्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं बस आपको वही चीज कह रहा हूं जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है। तो आपको भी इस चीज को समझना होगा। और चार्ट जो है बड़े डायनेमिक होते हैं, हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट, हर आवर, हर डे, हर वीक, हर मंथ चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इस वजह से एक एनालिस्ट का जो ओपिनियन है वो भी चेंज हो जाता है। तो दैट इज द रीजन जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है स्टॉक मार्केट में वो है स्टॉप लॉस। इसलिए स्टॉप लॉस को आप जरूरी ध्यान में रखें। तो दोस्तों, ये थे 4 स्टॉक जो मैंने आपके साथ एनालाइज किए। आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अब मैं एक नया सेक्शन शुरू करने वाला हूं जो हमारे कुछ दोस्त कमेंट करते हैं इसके अंदर, मेरे YouTube वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। तो उनके अगर कोई सवाल हो, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके भी कोई सवाल हो किसी स्टॉक के बारे में तो आप उस सवाल कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं अगले वीडियो में उन सवालों के जवाब आपको दे दूंगा। तो आइए चलिए अब हम कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के सवाल आए थे, और वो समझने की कोशिश करते हैं, उनका मैं जवाब आप सबको देता हूं। तो आइए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने मार्केट अपडेट दिया था निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में। तो इसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो अभी क्रैश होने वाला है या नहीं होने वाला है। और मैंने ये बताया था कि हम किन लेवल्स पे बाई कर सकते हैं निफ्टी को या फिर बैंक निफ्टी को। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो इसको जरूर देखिए, इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारा मार्केट कब रिकवर करने वाला है। तो आइए अब हम इसके कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पहला कमेंट आया है, वेरी नाइस वीडियो, नाइस, दैट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच शान वारसी साहब। उसके बाद प्रेमचंद साहब का कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। एन राजवल साहब का आया है, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे कमेंट राजवल साहब ने दिए हैं। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। उसके बाद मिस्टर विनीत पानिकर साहब लिखते हैं, यू आर द बेस्ट टीचर, प्लीज स्टार्ट एंड ऑफ द डे एनालिसिस टू। तो दोस्त, एक्चुअली बात यह है कि मैं 1 वीक के अंदर सिर्फ 4 वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो वो 4 वीडियोस, एक्चुअली मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं उससे ज्यादा नहीं अपलोड कर पाऊंगा, फिर मैं क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं 4 वीडियो से ज्यादा अपलोड करूं। शायद जो एक्स्ट्रा वीडियोस होंगी उनकी लेंथ इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन हाँ, कोशिश करूंगा कि उसमें मार्केट एनालिसिस हो। बट आई कैन नॉट प्रॉमिस यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसके बाद राजेश अंबलिया साहब लिखते हैं, थैंक यू सर, आई लाइक योर टीचिंग मेथड, इफ पॉसिबल गिव पर डे 1 वीडियो। तो राजेश साहब का भी यही मुतालबा है, यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप हर दिन एक वीडियो करें। तो राजेश साहब, कोशिश करूंगा लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता। उसके बाद ओमनिया जर्नीज करके लिखते हैं, बीइंग नॉलेजेबल इज नॉर्मल बट शेयरिंग द सेम एंड हेल्पिंग अदर इज ट्रूली अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच ओमनिया साहब। उसके बाद मॉन्क मैक्सिम्स करके लिखते हैं, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर क्रिस्टल क्लियर हाई क्वालिटी एनालिसिस, आई नेवर मिस योर वीडियोस, थैंक यू फॉर द वंडरफुल एफर्ट्स टू एजुकेट अस। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच मिस्टर मॉन्क, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो किसी स्टॉक के बारे में तो वो आप इस कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और मैं अगले वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही में मैं आपको अपने ट्विटर हैंडल पे भी लेके चलता हूँ। ट्विटर हैंडल पे करीब करीब हमारे 15.7 थाउजेंड फॉलोवर्स हैं। और यहाँ पर मैंने अपना टेलीग्राम आईडी बताया प्राइस सेक्शन करके, इस टेलीग्राम आईडी पे मैं काफी एक्टिव हूँ, मैं हर दिन इस पे अपडेट देता हूँ। तो आप इसमें जरूर ऐड हो जाएं। एट द सेम टाइम जो 4 स्टॉक्स मैंने आज आपके सामने रखे हैं वो चारों स्टॉक मैंने यहाँ पर भी मेंशन किए हुए हैं। तो आप मेरे साथ ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। तो मेरा जो आईडी है दैट सेम प्राइस एंड पीडिया, तो यहाँ पर आप ऐड करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आने वाले वीडियोस में आप कमेंट करेंगे और अगर आपकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप उसे मेंशन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब आप तक दूं। आपकी एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। आप अगर मेरे इन वीडियोस की तारीफ करते हैं वो मेरे लिए एक फ्यूल बनता है और वही फ्यूल मुझे कैरी करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अच्छा लेके आऊं। सो गाइज, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच। बिसाइड्स एक और अपडेट आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि अब शायद नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई ट्राई टू
मैं अपनी भी एक लाइव वीडियो रखूंगा, इन द सेंस कि अभी तक आपको मैं वीडियोस में नहीं दिखता, सिर्फ मेरी आवाज दिखती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं अपना एक छोटा सा एक ताकि मैं भी आपको वीडियोस के साथ दिखूं, तो एक छोटी सी मेरी भी आपको एक साइड में एक विंडो दिखेगी जिसमें आपको मैं बोलता हुआ दिखूंगा। So guys, thank you very much for giving me time to watch this video. Have a nice day. Goodbye and good luck.